हेलो गाइस, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन प्रेस करें। तो कुछ बच्चे होंगे जिनका बीएससी कंप्लीट हो चुका होगा, कुछ होंगे जिनका लास्ट सेम का एग्ज़ाम्स चल रहे होंगे, कुछ होंगे जिनके एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुके होंगे, पीजी उनको करना है। तो पीजी करना है तो इस बार जो फॉर्म निकला है वो किसका निकला है? CUET पीजी का। इस बार कॉलेज अपने फॉर्म नहीं निकाल रही बल्कि CUET कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है जिसके थ्रू आपका मास्टर्स में एडमिशन होगा। तो उसका फॉर्म आज ही रिलीज़ हुआ है, जिसकी जनरल OBC और EWS की एप्लीकेशन फॉर्म है 800 का और SC ST के लिए 350 का। आज ही ये फॉर्म रिलीज़ हुआ है। इसका पैटर्न और ये जो है एग्ज़ाम पीजी के लिए, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, इसमें 2 पार्ट होंगे, एक पार्ट ए होगा, एक पार्ट बी होगा। पार्ट ए में आपके 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से होंगे? इंग्लिश, मेन जो ये इंग्लिश आता है वो ग्रामर से आता है। जनरल अवेयरनेस हमें पता ही है। मैथमेटिकल एप्टीट्यूड में जो आज तक हम पढ़ते आए 8th क्लास तक जो मैथ्स हम देखते हैं उसी में से होता है मैथमेटिकल एप्टीट्यूड। फिर एनालिटिकल स्किल, ये तो हो गया आपका पार्ट है जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप है। सेकंड भी ऑब्जेक्टिव है लेकिन ये आपका सब्जेक्ट रिलेटेड है, आप किस सब्जेक्ट से मास्टर्स करना चाहते हो, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, किसी भी सब्जेक्ट से, तो ये उससे रिलेटेड 75 क्वेश्चंस होंगे। अब ड्यूरेशन क्या होगा? टाइम ड्यूरेशन जो आपको मिलेगा इसके लिए वो मिलेगा 2 आवर्स और नेगेटिव मार्किंग भी है। तो 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी। 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में होंगे जिसमें जनरल एप्टीट्यूड होगा, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, एनालिटिकल स्किल। और जो पार्ट बी रहेगा वो आपका सब्जेक्ट रिलेटेड रहेगा कि आप किस सब्जेक्ट से हो, जूलॉजी से हो, बॉटनी से हो। तो इस फॉर्म को जाके आप लोग फिल कर दीजिए अगर आप पीजी करना चाहते हैं आगे बीएससी के बाद। तो अब इसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री का। तो अब हम देखने जा रहे हैं कि केमिस्ट्री का सिलेबस क्या क्या है। इनऑर्गेनिक, फिजिकल और ऑर्गेनिक तीनों में जो है सिलेबस है जब हम पीजी का एंट्रेंस देते हैं। तो पहली बात तो ये है कि हमें बहुत ज़्यादा अंदर नहीं जाना है। ये नहीं कि आप चलो अब आप जो है पीजी का पढ़ना स्टार्ट कर, नहीं, जितना भी आपने बीएससी में पढ़ा है, बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, बस उसको आपको रिकॉल करना है। उसको रिकॉल आप कैसे करेंगे? पहले सिलेबस डिस्कस कर लें फिर उसका भी आइडिया बताते हैं। इनऑर्गेनिक में एटॉमिक स्ट्रक्चर, कोई भी चीज़ हम ये नहीं करेंगे कि बुक ले ली और बुक की लाइन बाय लाइन हम लिखना स्टार्ट कर दी, नहीं। जो भी न्यूमेरिकल बेसिस पे क्वेश्चंस हैं या न्यूमेरिकल हैं या फिर कोई भी रिएक्शन है तो उस सिर्फ रिएक्शन को लिखिए। ये नहीं कि उसके रिएक्शंस के पहले उसमें दिया है कि आप कार्बनिक कंपाउंड में जब इसको डालोगे देन ये होगा, ये सब नहीं लिखना है, सिर्फ आपको एक रिएक्शन लिख देनी है वहाँ पे। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में से बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं, मतलब जितना भी हम जानते हैं नॉर्मली कोई भी कर लेगा, थ्योरेटिकल पार्ट में से आता है। फिर पीरियोडिसिटी ऑफ द एलिमेंट, इसमें जो है ग्रेटर देन लेस देन वाले क्वेश्चंस आते हैं, बॉन्ड ऑर्डर, ये सारे क्वेश्चंस इसमें से आते हैं। मेटलर्जी लीस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको छोड़ भी देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, छोड़ भी सकते हैं। एस और पी ब्लॉक, रिएक्शंस अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। लेंथेनाइड एक्टिनॉइड सीरीज़, ये एफ ब्लॉक है और एफ ब्लॉक में कलर्ड कंपाउंड, नॉन कलर्ड कंपाउंड, ऑक्सीडेशन स्टेट, ये चीज़ें अच्छे से हमें देखना होगा। मेनली इसमें क्या, हमें ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत अच्छे से देख लेना और कलर्ड वगैरह देख लेना और FF ट्रांजिशन, ये 3 टॉपिक इसमें इम्पॉर्टेंट हैं। फिर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसमें से क्वेश्चंस भरे पड़े रहते हैं। फिर केमिस्ट्री ऑफ ट्रांजिशन मेटल, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, ये जो है ट्रांजिशन मेटल्स की केमिस्ट्री पूरी रिएक्शंस पढ़ लेना। अब फिजिकल केमिस्ट्री में से क्या है? सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री में वही लैंगम्यूर एब्जॉर्प्शन, आइसोथर्म, ये जो ग्राफ हैं इसमें 2 ग्राफ हैं, वो दोनों ग्राफ बहुत अच्छे से पढ़ना है और जो छोटी छोटी चीज़ें उसको देख लेना लाइन बाय लाइन। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स इम्पॉर्टेंट है, ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं लेकिन ये जो है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स इम्पॉर्टेंट है। सॉल्यूशन में क्या इम्पोर्टेंट है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से पढ़ लेना। मोल कॉन्सेप्ट, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो मोलर कंडक्टेंस रिलेटेड क्वेश्चन है, मोलर कंडक्टेंस, कोलराउश लॉ,
तो ये सारे जो इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में उन पार्ट्स को ज़्यादा पढ़ना जिसमें न्यूमेरिकल है, जैसे कंडक्टेंस का न्यूमेरिकल है, मोरल कंडक्टेंस का न्यूमेरिकल है, कोलरॉश लॉ पे और नर्स्ट इक्वेशन पे जो न्यूमेरिकल है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है नर्स्ट इक्वेशन, वो भी अच्छे से पढ़ लेना, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। फिर इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, एक बार मतलब पूरी बुक एक बार थॉरोली पढ़ लेना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन फिर भी थॉरोली एक बार पढ़ लेना। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, इसको हमें एक बार थॉरोली पढ़ना है क्योंकि इसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट, ग्रेटर देन लेस देन वाले मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं। मेटलर्जी एक दो क्वेश्चंस रहेंगे, कर लोगे आराम से, अगर थोड़ा बहुत भी बीएससी में पढ़े हो तो आराम से कर लोगे। एसपी ब्लॉक में हमें मेन रिएक्शन सारी याद कर लेना है। फिर लेंथेनाइड एक्टिनॉइड में ऑक्सीडेशन स्टेट, कलर, एफएफ ट्रांजिशन। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ के जाना, पूरा हर एक पॉइंट को पढ़ लेना। केमिस्ट्री ऑफ ट्रांजिशन मेटल ये तो सभी लोग कर लेंगे। अब इसमें जो वीबीटी होता है, सीएफटी, ये सारी चीज़ों को पढ़ लेना। क्या क्या पढ़ना है, वीबीटी वैलेंस बैंड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ये सारी थ्योरीज इंपॉर्टेंट हैं, और विस्पर थ्योरी, ये सारी थ्योरीज़ पढ़ लेना। सरफेस केमिस्ट्री में नॉर्मली 2 ग्राफ अच्छे से पढ़ना है, और उसके पहले के जो भी टॉपिक्स हैं उसको एक बार थॉरोली देख लेना। ग्राफ्स को लेकिन बहुत अच्छे से देखना क्योंकि उससे आते हैं क्वेश्चंस। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स पूरा देखना है। सॉल्यूशन में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी देखना है अच्छे से, और जो है मोलैरिटी, मोल, इसमें मेन न्यूमेरिकल पोर्शन देखना है। सॉल्यूशन में मोस्टली न्यूमेरिकल। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्वेश्चंस बहुत ही भर भर के आते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोलरॉश लॉ, मोलर कंडक्टेंस, नर्स्ट इक्वेशन, ये सारी चीज़ें देखना है। इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ये नॉर्मल है, इसमें से थोड़ा बहुत भी देख लोगे तो कर लोगे आराम से। डायमैग्नेटिक है कि फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, ये चीज़ें इसमें हो जाएगी। अब हम इसके बाद डिस्कस करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक का सिलेबस। अब जो नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं वो हम देखने जा रहे हैं ऑर्गेनिक का सिलेबस। तो ऑर्गेनिक के सिलेबस में सबसे फर्स्ट क्या है, स्टीरियो केमिस्ट्री। किसी भी केमिकल रिएक्शन जब आप कर रहे हो तो आपको उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री की नॉलेज होनी ज़रूरी है। स्टीरियो केमिस्ट्री में हमें पढ़ना है यहाँ पे क्या क्या पार्ट हैं। यहाँ पे जैसे कि फिशर प्रोजेक्शन, फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन, आरएस नॉमेनक्लेचर, ईजेड रूल, ये सारी चीज़ें हम स्टीरियो केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। स्टीरियो केमिस्ट्री में जो आने वाला है वो क्या है, आरएस नॉमेनक्लेचर, और जितने भी फिशर वेज, फ्लाइंग वेज, ये सारे जो हैं इनको पढ़ लेना एक बार। तो ये हो गया स्टीरियो केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री ऑफ एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में मोस्टली जो पूछा जाता है, इसमें जो है स्टेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। इसमें किससे रिलेटेड आते हैं, स्टेबिलिटी, कार्बोकैटायन कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आते हैं इसमें एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में। और एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में मोस्टली जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट आता है, जीओसी का पार्ट आता है, वही आ जाता है इसमें, किसमें, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में हमने देखा है वो क्या बोलते हैं, हाँ, ये तो एलिफैटिक की बात हो गई। एरोमेटिक में भी एरोमेटिसिटी, हकल रूल जो हम देख चुके हैं, एरोमेटिसिटी वगैरह जो चीज़ें हैं, एरोमेटिसिटी हो गया, नॉन एरोमेटिक हो गया, एंटी एरोमेटिक, ये सारे कंपाउंड हैं। 4n+2 रूल फॉलो करता है, हकल रूल, ये सारी चीज़ों पे बेस्ड जो है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। हेलोजिनेटेड में जो है रिएक्शंस आती हैं, इसमें क्या आती है, रिएक्शंस आती हैं। रिएक्शंस को अच्छे से पढ़ लेना, रिएक्शन लाइन बाय लाइन मत लिख, रिएक्शन पूरा ये मत लिखना कि ये चीज़ इससे कंपाउंड मिलके बना, ये सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं। जैसे मान लो बेंजीन है, बस इसे क्लोरीन से रिएक्शन करो और लिख दो यहाँ पे क्या बन रहा है, ठीक है। सल्फोनेशन, हाइड्रोजनेशन, हेलोजिनेशन, ये सारी चीज़ें इसमें हो जाएगी। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसमें से रिएक्शंस आती ही आती। नेम रिएक्शंस पूरी अच्छे से पढ़ लेना, नेम रिएक्शन आती है। हेट्रोसाइक्लिक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें जो है स्टेबिलिटी या फिर एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन ज़्यादा स्टेबल है, कौन ज़्यादा, ये इसमें क्या है, थायोफीन, जो भी चीज़ें हम पढ़े हैं। फिर बायोमोलिक्यूल्स और पॉलीमर। बायोमोलिक्यूल्स में क्या होता है, बायोमोलिक्यूल्स में आता क्या है, मोस्टली बायोमोलिक्यूल्स में रिएक्शंस, HI के साथ रिएक्ट किया, ग्लूकोज, पायरानोज, फ्यूरन, ये सारी रिंग अच्छे से पढ़ लेना। और कौन से दो शुगर मिलके डाइसैक्राइड बनाते हैं, कौन सा डाइसैक्राइड बनाते हैं, कौन से 2 शुगर मिलके बनाते हैं। पॉलीमर्स में जिगलर नाटा कैटलिस्ट है,
बायोमोलिक्यूल्स में किलियानी फिशर सिंथेसिस है। तो जो नेम रिएक्शंस इन तीनों चैप्टर्स में जो भी नेम रिएक्शंस हैं वो, और हेट्रोसाइक्लिक में तो स्टेबिलिटी ऑर्डर कौन ज़्यादा मोस्ट स्टेबल है, जैसे कि पूरी थायोफीन, पायरोल, पिरिडीन, पिरिमिडीन सारी दी रहेगा, उसमें से आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर लगाना होगा। ऑर्डर इसमें अच्छे से पढ़ लेना। इसमें किलियानी फिशर सिंथेसिस, नॉर्मल रिएक्शंस जो दिए रहेंगे वो, कैटलिस्ट के बारे में, पॉलीमर्स कैसे फॉर्म होते हैं, स्टीरियो केमिस्ट्री में बताई दिए हैं। केमिस्ट्री ऑफ एलिफैटिक में मेनली जीओसी का पार्ट आता है। एरोमेटिसिटी में पूछता है कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, कौन सा कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है। हेलोजिनेशन में वही जो हम पढ़ते हैं 12th में, सेम वही चीज़ें हेलोजिनेशंस में आ गई। कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोनिल ग्रुप, और क्या, कार्बोनिल कंपाउंड, इनकी रिएक्शंस बहुत अच्छे से देख लेना, एक भी रिएक्शन इसकी छोड़ना मत। हेट्रोसाइक्लिक में पूरा देख लेना अच्छे से, ये दोनों चैप्टर्स पूरे देख लेना, ये दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फिर बायोमोलिक्यूल्स और पॉलीमर्स में तो नॉर्मल देख के कर ही लोगे। मेनली ऑर्गेनिक में देखा जाए तो हर एक पार्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ ही टॉपिक्स पढ़ना है, हमें सेलेक्टिव स्टडी करना है, क्योंकि अब आपके पास टाइम भी नहीं है। जुलाई में पेपर है, जो पेपर की डेट रिलीज़ हुई है वो जुलाई में, अभी डेट नहीं रिलीज़, बस इतना बताया गया कि जुलाई में होगा पेपर। तो अभी आपके पास जून 1 महीना है, मई आधा हो गया समझ लो, 10 दिन मई का बाकी है, जून 1 महीना बाकी है, और जुलाई के एंड में, तो आराम से टाइम है। अगर हर एक कुछ 5-5 दिन भी दे रहे हो, 5-5 नहीं 3-3 दिन दो, क्योंकि तुम लोग पहले से पढ़ चुके हो बीएससी में चीज़ें, बस तुम्हें रिपीट करना है। और पूरी बुक नहीं छापना, कॉपी बुक लेके पढ़ना है, पूरी बुक नहीं छापना है, क्या करना है, सिर्फ रिएक्शंस लिखनी है। और अगर कोई भी हेल्प चाहिए होगा रिलेटेड टू दिस, सो प्लीज़ राइट इन कमेंट सेक्शन, आई हेल्प यू।